किसान भाइयों बहनों, असम के माधोपुर के गोविंद हजारिका का मानना है कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है और कहीं ना कहीं यही उनकी सफलता का मूल मंत्र भी बन गया। गोविंद हजारिका बचपन से ही चाय की खेती में रुचि रखते थे और आगे चलकर उन्होंने इसे साकार भी किया। अपने अनुभवों के चलते ही गोविंद हजारिका का मानना है कि जैविक खेती से ही अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है, लागत में कमी लाई जा सकती है और कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। अक्सर देखा जाता है किसान भाइयों बहनों कि अगर हमारी फसलों में कीटों और बीमारियों का खतरा रहता है तो हम रासायनिकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गोविंद हजारिका ऐसा नहीं करते। वो आज भी जैविक उत्पादों का ही इस्तेमाल करते हैं और अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करते हैं। कथा शिल्पी शीलभद्र द्वारा रचित मधुपुर बहुत दूर को याद करते हुए हम हृदय के हार्दिक आह्वान पर गए थे। चाय उत्पादन में अनुकरणीय उदाहरण दिखाने वाले नामनी लखीमपुर के आसाम अरुणाचल के सीमावर्ती मधुपुर गांव के मीन मोहन चाय बगीचे में गुवाहाटी से लखीमपुर की ओर 52 नंबर राष्ट्रीय मूल पथ से यात्रा प्रारंभ करते हुए हम पहुंचे थे मधुपुर गांव के गोविंद हजारिका की दृष्टि आकर्षित करने वाले चाय बगीचे में। चाय बगीचे के हरे पत्तों की मन आकर्षित शोभा ने हमें याद कर दिया था हमारे स्वाभिमान, मर्यादा और अन्यान्य परिचय की वार्तावाहक, असम उद्योग रत्न सम्मान प्राप्त गोविंद हजारिका की ढेकी में प्रस्तुत करने वाली जैविक चाय। उद्यमी किसान गोविंद हजारिका जी की ढेकी में पीस कर पेश की गई चाय देश के लोगों के साथ साथ विदेशों के बहुत सारे लोगों में भी जनप्रिय है। इनमें से कनाडा, अमेरिका, जापान, इजिप्ट आदि देशों में बहुत जनप्रिय है मधुपुर की ये जैविक चाय। अनेक घात प्रतिघात और समस्याओं को जीवन यात्रा के सहचर बनाकर, कम से कम मूलधन लेकर और कठोर परिश्रम को जीवन का साथी बनाकर मन में आए फैसले को सार्थक रूप देकर 1995 में श्रीमान हजारिका जी ने मीन मोहन जैविक चाय बगीचे का प्रारंभ किया था। सभी प्रतिबंधकताओं को प्रत्याह्वान के रूप में ग्रहण करके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले कठोर परिश्रमी हजारिका जी के मुंह से आए जानते हैं उनके चाय बगीचे की प्रारंभ यात्रा के बारे में। सन 1995 में मैंने चाय बगीचे का प्रारंभ किया था। सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित न होकर हमारी बंजर पड़ी रही जमीन पर मैंने चाय की खेती शुरू करने का फैसला किया। उस समय नामनी लखीमपुर में कोई भी चाय का बगीचा नहीं था। उस समय उजनी लखीमपुर में
एक दो चाय बगीचे थे और मैं भी चाय की खेती करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। इसलिए मैंने जमीन के सैंपल की परीक्षा करवाई, ये देखने के लिए कि ये चाय की खेती के लिए उपयोगी है या नहीं। जब मुझे पता चला कि ये जमीन चाय खेती के लिए उपयुक्त है, तब मैं 5 किलोग्राम चाय के बीज चीनाकरिया बागान से खरीद कर लाया और मैंने एक नर्सरी की शुरुआत की। बचपन से ही मैं चाय बगीचों की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित था और बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं अपने माता पिता की स्मृति के लिए भी कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने अपने चाय बगीचे को मेरे माता पिता की स्मृति में मीन मोहन चाय बगीचे का नाम दिया। मेरी माँ का नाम मीना प्रभा हाजरिका और पिता का नाम मोहन चंद्र हाजरिका था। इसलिए उन दोनों के नाम से मैंने बगीचे की रजिस्ट्रेशन करवाई और इसके बाद मैंने नर्सरी की शुरुआत की। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाई इस्तेमाल करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति और किसान अनुकूल कीट पतंगों की मात्रा घटने लगती है। इस दवाई से वायु प्रदूषित होने के साथ साथ मानव शरीर में भी नुकसान पहुंचती है। इसके अलावा ये सब महंगी व्यवस्थाएं हैं। ऐसी परिस्थिति में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और उत्पादक वर्धक द्रव्यों के स्थान पर गोविंद हजारिका जी ने जैविक उर्वरक, पेड़ पौधों से प्रस्तुत कीट नियंत्रक और संपूर्ण जैविक उत्पादक वर्धक उर्वरक का इस्तेमाल किया था। जैविक चाय खेती की तरफ आकर्षित होने के व्यवहारिक कारण भी हैं। तब मैंने देखा कि अनेक कीट पतंग मेरी नर्सरी को खराब कर रहे थे और उस समय मुझे सलाह देने के लिए भी कोई नहीं था कि उन कीट पतंगों को हटाने के लिए मैं क्या करूं। तो उस वक्त मैं ये करता था कि जब मुझे कोई बागान का आदमी बाहर मिल जाता था तो मैं उसके साथ पहचान बनाकर ये पूछ लेता था कि उन कीट पतंगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक बार गोहपुर के एक बागान के आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको मेरी नर्सरी में कीट पतंगों के हमले के बारे में बताया और उनसे पूछा कि उनको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे एक दवाई का नाम बताया और उसे इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस दवाई को स्प्रे करने से मुझे कीट पतंगों से छुटकारा मिल जाएगा। तब मैंने उनके कहने पर उस दवा को खरीद कर लाया, फिर उसको चाय के पौधों के ऊपर स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा और साथ ही साथ मेरे मुंह में भी बहुत जलन होने लगी, बिल्कुल मिर्ची की जलन की तरह। तब मैंने तय किया कि मुझे इसका कोई विकल्प सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जहरीली चीज लोगों के लिए हानिकारक है। इसके बाद जब कीट पतंगों ने फिर से हमला किया, मैंने भगवान का नाम लिया और बगीचे में घुस गया और घुसकर जो पौधे हम खाते हैं ऐसे ही कुछ पौधों को मैं समेट कर ले आया, जैसे भेदाइलता, नेफाफू, धपाई तीता, ऐसे बहुत सारे पौधे मैं समेट कर ले आया और उन्हें ढेकी में पीसा। इससे जो रस निकला उसको मैंने पौधों में स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद मैंने महसूस किया कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखा कि सारे कीट पतंग भाग रहे हैं। तब मैंने सोचा कि ये दवाई बनाने से मुझे जरूर सफलता मिलेगी और इसके बाद मैं इस दवाई को मॉडिफाई करने में लग गया और इसके साथ साथ कुछ और दवाइयाँ जिन्हें हम खाते हैं और जिनमें जहर नहीं होता है, उन सभी दवाइयों को मैं और बढ़ाने लगा और बढ़ा के उन्हें मिलाकर
मैं स्प्रे करने लगा। मैंने महसूस किया कि पहले से भी ज्यादा खुशबू निकल रही है, और जब खुशबू बढ़ी तो कीट पतंग फिर से भागने लगे। ये मिश्रण जो मैंने बनाया, ये कीटनाशक नहीं, कीट नियंत्रक है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माटी की सौंधी महक, देश के कोने कोने से आई हमारी महिला किसानों की सफलताओं की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जननी से जननी के मिलन का देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं हमारे सफल चाय उत्पादक किसान गोविंद हजारिका का, और देखते हैं कि कैसे वो अपने खेतों से पत्तियों को लाकर उन्हें सुखाकर उनसे चाय का उत्पाद तैयार करते हैं और कैसे उनकी पैकेजिंग कर मार्केट तक पहुंचाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए हजारिका जी ने अनेक प्रकार के वनौषधि शामिल किया, जैसे नेफाफू, नीम, भेदाइलता, बिहलंगिनी, सफेद वाहक, करी पत्ता, धेपाइलता, द्रोण, मसोंदरी, पुदीना, राम तुलसी, सिरता, अदरक, लहसुन और खली है। पिछले तीनों को छोड़कर बाकी सबको एक साथ पीसकर 5 दिन तक एक ड्रम में पानी देकर रखा जाता है। 5 दिन के बाद जब एक सुगंध निकलती है तब उसमें खली है मिलाकर पिछले दिन सुबह अदरक और लहसुन का रस मिलाकर स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा बगीचे के लिए जरूरी जैविक उर्वरक को भी कई परत की गोबर की प्रलेप के बीच में कूड़ा कचरा, जल कुमुदिनी, बिहलंगिनी, जर्मन घास, बड़े पूनी, छोटे पूनी आदि मिलाकर गलने के लिए रखा जाता है। इन सभी में हजारिका जी की आविष्कारात्मक सोच की झलक दिखाई देती है। हजारिका जी के कहने के मुताबिक उनके आविष्कारात्मक सोच और आसाम कृषि विश्वविद्यालय के चाय कोष, टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र आदि के तकनीकी सहयोग को प्रस्तुत किया है आज के उत्तरण। सन 1995 में उत्तर पूर्वांचल में जैविक का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, लेकिन मैं उस जहरीली दवाई की जगह पर लोगों के बीच जैविक दवाइयां लाना चाहता था, क्योंकि ये दवाइयां कम खर्च में ही सर्वसाधारण लोगों के घर में ही बनाया जा सकता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। उस चीज को मैं समाज के साथ परिचित कराना चाहता था। चाय के पौधे लगाने के समय मुझे हरमती चाय बगीचे के असिस्टेंट मैनेजर ने सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया था। मेरी इतनी मदद करने के लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सन 1996 के अंत तक
मैं चाय के पौधों से प्लकिंग करने के लिए सक्षम हो गया था। उस समय मैं इतनी कम मात्रा के चाय के पत्ते किसी भी कंपनी को दे नहीं सकता था और कोई भी उसे लेने को भी तैयार नहीं था। तब मैं सोचने लगा कि मैं इन पत्तों का क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं इन पत्तों को ढेकी में पीस कर तलूं, और मैंने ढेकी में पीसना फिर तलना शुरू कर दिया, लेकिन चाय अच्छी नहीं बन पा रही थी, कारण मेरे पास उस समय चाय बनाने की पद्धति सिखाने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे एक दिन जरूर बनाऊंगा। उस समय असम में कोई भी जैविक चाय बगीचा नहीं होने के कारण मैं जैविक बगीचे का मानपत्र भी नहीं ले पाया। इसलिए मैंने सन 2006 में जोरहाट तोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र से अपनी चाय की परीक्षा करवाई। परीक्षा करने के बाद उन लोगों ने ये घोषित किया कि मेरी चाय में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका मुझे मानपत्र भी दिया। 1995 में आरंभ किए गए चाय खेत के पत्ते तोड़ने के लायक हुए 1997 में। उत्पादन किए गए कच्चे पत्तों को बेचने की कठिनाई में गोविंद जी ने आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस उक्ति को सारथी बनाकर धूप में सुखाकर कढ़ाई में तलकर और ढेकी में पीसकर घर में ही चाय के पत्ते तैयार कर लिए। चाय पत्ते तैयार होने के बावजूद भी कच्चे कच्चे गंध की वजह से ग्राहक उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए गोविंद ने अदरक का रस, तेज पत्ते का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, लौंग दालचीनी पाउडर पृथक अनुपात में मिलाकर परीक्षा निरीक्षा किया। गोविंद जी ने उसे बायो टी नाम देकर गांव-गांव में बेचना शुरू कर दिया। 2001 में हजारिका जी की योगात्मक यात्रा शुरू हो गई। कनाडा के वर्ल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन सोसाइटी की नजर में आई गोविंद हजारिका की जैविक चाय। उस संगठन की प्रतिनिधि पेनी कार्सवल जैविक चाय के अनुसंधान करने के लिए गोविंद हजारिका के घर पहुंचे। उत्तर पूर्वांचल की पहली 100% जैविक चाय बगीचे के रूप में मीन मोहन जैविक चाय बगीचा प्रकाशित हुआ। कार्सुवल ने विश्व में गोविंद हजारिका की जैविक चाय को पहचान दिलाया। इसके बाद शुरू हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्याय की अनेक तरह की मान्यता और पहचान। सन 2001 तक हमारी चाय पूरी तरह से तैयार हो गई थी और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था। और नवंबर सन 2001 में कनाडा के वर्ल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी से एक सदस्य आए थे और वो हमारे यहाँ असम टी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे। इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा लगाया, लेकिन उन्हें कहीं भी जैविक चाय नहीं मिली। आखिर में वो असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के टी हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में गए और वहां पर उनको मेरा पता मिला। टी हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने मेरा पता देकर उन्हें मेरे घर भेज दिया और इस तरह वो मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने ही मेरी जैविक चाय को एक पहचान दी और मेरे साथ साथ मेरे माता पिता के नाम को भी पूरे विश्व के सामने खड़ा किया। इसलिए मैं जीवन भर उन्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत के बड़े बड़े ऑफिसों में मेरी चाय की चर्चा की। उनके जाने के एक हफ्ते बाद ही मुझे एपिडा सेमिनार में बुलाया गया।
तब मैं अनुसंधान के लिए निकल पड़ा और वहां पहुंच के मुझे ये पता चला कि कनाडा की एक महिला ने उन्हें मेरी और मेरी जैविक चाय के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए मुझे इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था और पिछले दिन मैं मीटिंग में शामिल हुआ। उसके बाद सन 2002 में मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेमिनार के लिए मुंबई में बुलाया गया। उस सेमिनार में जब पूरे भारत के वरिष्ठ व्यक्तियों से मेरी मुलाकात हुई तब मैं जैविक की तरफ और भी आकर्षित हो गया। तभी मैंने ठान लिया कि मैं पूरे असम में जैविक की उत्पादन क्षमता और भी बढ़ाऊंगा। तब मैं लखीमपुर वापस आया और आके देखा कि एक दो किसान जैविक पद्धति को अपना रहे थे, इसलिए मैंने सबको एकत्रित किया। – 2007 में गोविंद हजारिका की चाय कनाडा पहुंच गई। ढेकी में पीसे गए और कढ़ाई में तले गए पत्ते वहां सर्वोत्तम माना गया। जल्दी ही मधुपुर विलेज टी कनाडा में बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके बाद गोविंद हजारिका को देश विदेश के अंतर्जातिक व्यापार मेलों में शामिल होने का मौका मिला। गोविंद हजारिका जी ने देश के कई चाय संबंधित कार्यशालाओं और बैठकों में भाग लिया। गोविंद हजारिका की चाय प्रस्तुत प्रक्रिया में भी नयापन है। ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स टी आदि प्रस्तुत करके उन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई। हजारिका जी की इस कामयाबी में उनके परिवार का भी बहुत योगदान है। परिवार के सभी सदस्यों के हृदय का बंधन चाय बगीचे के साथ जुड़ा हुआ है। गांव वासी भी हजारिका जी के काम से गौरवान्वित हैं। उनकी वजह से मधुपुर आज अपने देश के साथ साथ विदेश में भी नाम कमा रहा है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं कि असम के इतने पिछड़े इलाके के इस मधुपुर गांव के गोविंद हजारिका जी ने अपनी जैविक पद्धति से चाय की खेती करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। और गोविंद हजारिका जी ने इस इलाके में जितने युवक युवतियां हैं उन सभी को भी जैविक चाय की खेती करने के लिए बहुत ही प्रेरित और उत्साहित किया है। गोविंद हजारिका जी के अनुभव कहते हैं कि आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में जैविक चाय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आज के बेरोजगार युवक युवतियों को हजारिका जी के चाय खेत स्वनियोजित होने के लिए उत्साहित करते हैं।